हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर क्लास 9th का मैथमेटिक का करेंगे। जो इसके मार्क्स हैं वो है 80 मार्क्स और 3 आवर इसका टाइम होने वाला है। आज हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही साथ में ही मैथ्स का जो सैम्पल पेपर 1 कर रहे हैं आज हम, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1 to 20 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ दो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का पैरामीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर। इफ इट्स साइड आर 1 to 3 रेशियो देन द स्मॉलेस्ट साइड इज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, किन्हीं दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो किन्हीं दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अप्रिमेय संख्या होती है। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाओं का अनुपात 1, 2, 3 है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो देखो जब क्या कहा गया, परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, जो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसका जो परिमाप क्या होगा, इन तीनों साइड्स का इक्वल होगा। तो अगर इनका रेशियो दिया गया, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो हम इनको x मान के इसको ऐड कर लेंगे, 6x आ जाएगा। 6x किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे सी आंसर सही होगा। देखो किस तरह से करेंगे, देखो किस तरह से करेंगे। हम अनुपात लेंगे 1, 3 और 2 का अनुपात लेना था हमको। 1, 3x 2x इक्वल किसके हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर के। तो 6x किसके इक्वल होगा, 60 सेंटीमीटर के। x इक्वल कितना हो जाएगा, 10। तो x कितना था, 1, तो सबसे छोटी जो वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो बी आंसर ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि 2, 0 एक रेखिक समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखिक समीकरण में 2x + 3y = k एक समाधान है, तो k का मान बताइए। इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = है k, देन वैल्यू ऑफ k की हमको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो x की वैल्यू यहाँ पे, हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो देखो 2x = 3y = क्या हो जाएगा, k। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, तो 4 आंसर, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो दिया गया है 2, 0 ब्रैकेट में, तो 2 है x की वैल्यू और 0 है y की वैल्यू, फिर इसको हमें सॉल्व कर देना है। यहाँ पे डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर BC, देखो BC इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ द सर्कल एंड नेक्स्ट क्या है, BA और O, BAO, ये देखो BAO और 60 सेंटीमीटर। तो ये जो है BAO, ये कितना है, 60 सेंटीमीटर। देन हमको क्या फाइंड करना है, एंगल ADC। एंगल देखो, एंगल ADC हमको ये वाला फाइंड करना है। देखो क्या है, आकृति में BC वृत्त का व्यास है। BC क्या है, वृत्त का व्यास है। आगे क्या कह रहा है कि BAO कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, ADC, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखो ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। किस तरह से निकालेंगे, AO = AB हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो AOB = कितने हैं, OBC के दोनों 60 एंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो AOC किसके इक्वल हो जाएगा, OAB और BOC। यहाँ पे डायग्राम हम थोड़ा सा रह गया पीछे, तो यहाँ पे देखो दोनों क्या हो जाएंगे, AO, ये दोनों 60 हो जाएंगे, क्योंकि विपरीत क्या है, बराबर कोण है, अल्टरनेटिव जो ऑपोजिट एंगल है ये। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 120 का हो जाएगा। तब हमें क्या निकालना है, ADC कितना है, हाफ है, तो कितना हो जाएगा, 60। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये कितना आ जाएगा, 60। ये देखो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अभी हमने अच्छे से करके देखा, तो आप एक बार ये पिक्चर ले जाकर उसको साथ में अच्छे से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। द बेस ऑफ अ डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, द स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, द एरिया कवर्ड बाय द सरफेस। एक शंकु का आधार व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, डायमीटर दिया गया है, तो हम डायमीटर से त्रिज्या r निकाल सकते हैं। तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 5.25। हमारे पास में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। और l हमारे पास में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे πr/l। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, 22 डिवाइडेड बाय 7।
आर की वैल्यू हमने निकाल दी क्योंकि हमें व्यास दिया गया था, हमें यहाँ पे दिया गया था, तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे 5.25 हो जाएगा 10। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आंसर 165 हमारा आंसर आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x + 2 x3 एंड 2ax की स्क्वायर + 16 का गुणनखंड है तो a का मान निकालिए। हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। देखो, इफ x + 2 इज द फैक्टर ऑफ x की 3 - 2ax + 16 देन वैल्यू ऑफ a की यहाँ पे जो ये a दिया है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, और x की वैल्यू इन्होंने बताई है कि x + 2 है। देखो क्या है यहाँ पे, इजीली देख को करते हैं। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, x क्यूब + 2ax + 16 और x + 2 बताया, तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, -2 हो जाएगी। हम इस तरफ ले जाएंगे, हम यह क्या करेंगे, x + 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अगर ये स्टेप लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, x + 2 इक्वल हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब हमारे पास में यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है। अब हम सोल्व करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p × 2 यहाँ पे -2 की क्यूब हो जाएगा, 2a - 2 की क्यूब हो जाएगा + 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है। 8 ये एक a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 16 a आ जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा 16 के, तो ये कटेगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1, यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से इसको अच्छे से सॉल्व करना है, बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ ए रेडियस इज टू स्फीयर इज 1/4 देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम विल बी। इफ द यदि दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 1/4 है, 1:4 अनुपात है, तो उनके आयतन का अनुपात, तो आयतन में देखो क्या हमारे यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। क्यूब अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या इसका, तो क्या होगा 4/3 πr क्यूब, πr की क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा, इनकी क्यूब कर देते हैं हम सीधा सीधा, बाकी सब चीज़ें कट जाएंगी, तो 1 की क्यूब 1 रहेगा, और 4 की क्यूब कितना हो जाएगा 16। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, यदि दी गई आकृति में ये L है, ये M है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, तो x का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखो पहले समझो, x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो ये क्या कहा गया, 3y किसके, ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे दोनों ना, एकांतरण विपरीत एकांतरण कोण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे, तो ये देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अंतः कारण कोण होंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक बार समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा, इफ द गिवन फिगर इज LM देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से करेंगे, 1/4 4/3 πr क्यूब 1/4, ये हम यहाँ पे हमने ये क्या दिया गया है, इसका रेडियस दिया गया है, और ये इसका क्या है यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये देखो ये दोनों आपस में कट जाएगा, πr की क्यूब बचेगा, तो 1/64 डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, 3y इक्वल किसके है, x प्लस, देखो इस तरह से था ना, तो यहाँ पे 3y था और यहाँ पे था x15, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल किसके, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये देखो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो तीनों ही एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने जो इक्वेशन बनाई वो क्या बनाई, 3y इक्वल किसके हो जाएगा, 2y प्लस 25 के, किसके इक्वल हो जाएगा, 3y किसके इक्वल हो जाएगा, 2y प्लस 25 के। तो 3y की वैल्यू क्या है, x प्लस 15 किसके इक्वल हो गया, 2y प्लस 25। ध्यान से समझो, आसान है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये जो दोनों एंगल हैं, देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं, ये जो दोनों एंगल हैं, ये एक सेकेंड, देखो ये क्या है, ये और ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अब हमने क्या किया, 3y इक्वल किसके हो गया, x प्लस 15 के, और ये इसके किसके इक्वल होगा, 2y के। तो हमने लिखा 3y किसके इक्वल है, 2y प्लस 25 के। फर्स्ट इक्वेशन बना दी। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, हम 3y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y किसके इक्वल हो जाएगा, 2y इक्वल किसके हो जाएगा, 25 के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, x15 यहाँ पे आया, और y की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने कितनी की है, 25 को, देखो 2y प्लस 25 है ना, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, y यहाँ पे किसका इक्वल हो जाएगा, देखो y की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 25, क्या लिखेंगे 25, इस तरह से लिख देंगे ना। देखो इक्वेशन में 2y प्लस 25
देखो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा इसको ये इक्वेशन में थोड़ा अगर लग रहा है कंफ्यूजन, हमने क्या किया, 2y में से 3y में से 2y माइनस कर दे तो y बचेगा किसके इक्वल होगा, 25 के। देखो इस तरह से करेंगे हम, 3y माइनस 2y इक्वल है 25 के। तो यहाँ पे क्या बचा, y बचा और यहाँ पे 25, तो y की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना आ गई, 25। अब y की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, 3y की वैल्यू क्या है, x प्लस 15, और यहाँ पे लिखेंगे 2y। ये हमारी इक्वेशन, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस 15। इन दोनों को इक्वेशन को लेंगे हम, x प्लस 15 इक्वल कितना है, 2y प्लस 25 के। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू हमारे पास में 25 है तो यहाँ 25 फिर होगा, तो x प्लस 15 कितना होगा, 75। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 75 माइनस 15, 60। ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कहा गया है। Given the below is map is giving in position of the 4 housing society and road connecting them in a township. What would be the measure of the sum of angle is formed by the state road society A and 3? A and 3 की जो सोसाइटी है इनका रोड का जब वो मेजर करना है सम, तो कितना उसके एंगल का सम होगा। नीचे एक बस्ती में टाउनशिप में 4 हाउसिंग सोसाइटी उन्हें जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति दिशा नक्शा दिखाया गया है। सोसाइटी 1 और 3 में अगर सीधी सड़कों द्वारा बनाए गए कोणों का योग कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप देखो, इसको कोशिश करने की आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में इसका कमेंट मुझे करके बताना, और जो इसका कमेंट करके आंसर मुझे बताएगा उसी पे वीडियो बनाऊंगी और मतलब आपका नाम के साथ में उसको सॉल्व करूंगी। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुजाकार बोर्ड में 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसकी उसने क्या कहा है, 6, 8, 10 सेंटीमीटर उसके किनारे हैं, ठीक है। इसमें 9 की दर से पेंट करवाने की लागत प्रति वर्ग सेंटीमीटर बताइए। मतलब 9 रुपए में कितना हो रहा है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है, तो टोटल कितनी लागत लगेगी। The edge of a triangle board is 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter। जो edges है वो कितना है, 6, 8, 10। The cost of the painting rate is 9 per centimeter square। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे s क्या होगा, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 12। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, हमें एरिया निकालना है ना, तो s माइनस ए, क्योंकि ट्राइंगल दिया गया है ना तो उसका एरिया निकालेंगे, साइड्स दी गई है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 24 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब कॉस्ट निकालनी है 9/24, तो कितना आ जाएगा 2.16 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये पैसे में बात हो रही है, ये जो वैल्यू दी गई है ये पैसा में हो रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.16 रुपीज हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, अभिगणित, अभिधारणा या परिभाषा या प्रमेय। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी कोई प्रमेय होता है तो उसको प्रूव करने की जरूरत होती है, थ्योरम को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड अ प्रूफ, थ्योरम अ नीड ऑफ अ प्रूफ। थ्योरम को हमेशा प्रूव करने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फॉर टू ट्राइंगल इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल। क्या कह रहे हैं, इफ 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं उसमें से 2 एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, एंड 1 साइड और एक ये साइड दिए, ठीक है, 2 एंगल्स और 1 साइड्स आर इक्वल, 2 एंगल आर, एक मिनट, इफ साइड 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड देन इंक्लूड साइड अनदर ट्राइंगल, देन द कॉन्ग्रुएंट रूल। कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल यहाँ पर लगेगा। देखो क्या कहा गया है, यदि 2 त्रिभुज, ये देखो हमने 2 त्रिभुज बनाए हैं, यदि दो त्रिभुज के लिए यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, ये एक त्रिभुज के 2 कोण सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर है तो सर्वांगसंगता का नियम कौन सा लगेगा। ए, देखो 2 एंगल है ना, तो एंगल साइड एंगल, तो ये देखो एंगल साइड एंगल, ये हमारा बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि आकृति में ए बी सी डी ए डी 2 समांतर हैं, देखो क्या कहा गया, ए, यहाँ पे हम देखते हैं ए बी सी डी और ए ई जी एफ 2 समांतर चतुर्भुज हैं, तो एंगल सी 60 है, एंगल सी 60 है, तो एंगल ए ई ये कितना होगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। देखो 13 में क्या कहा गया, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी एंड ए बी डी आर 2 पैरेललोग्राम। देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल। इफ सी कितना है, 60 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल ए ई और एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
एट द रूट a प्लस बी a माइनस बी इज। देखते हैं इसका सॉल्व। देखो क्या कहा गया है, अंडर रूट a प्लस बी a माइनस बी इज। देखते हैं सॉल्वेशन। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसको a माना इसको b माना, तो क्या होता है a माइनस बी। हाँ देखो इसका अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर को जब सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है। तो क्योंकि ये अंडर रूट है तो हम इसको सॉल्व करके क्या निकलेगा हमारा a प्लस बी। देखो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान से a आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस आपको इसको a मानना है और इसको b मानना है। जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा इसी तरह से फॉर्मूला आपका लगाकर जब होगा तो a माइनस बी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। यह एक आइसक्रीम कोन दिया गया है। शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक आइसक्रीम विक्रेता ने इसका भाग 1/4 खाली रखता है। एक आइसक्रीम विक्रेता क्या करता है, इसका भाग खाली रखता है। शंकु के खाली भाग के आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। This is the picture of the ice cream cone. The radius of the cone is 4 centimeter and the radius कितना है इसका 4 centimeter and height कितना है इसका 15 centimeter. And ice cream seller keeps the 1/4 of the its empty. 1/4 क्या रखता है इसको empty रखता है. Which is the volume in centimeter cube of the empty part is the cone. इसमें देखेंगे तो 1/3 पाई आर की स्क्वायर का एच का फॉर्मूला लगेगा। आर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो आर 4 दिया है तो 4 16 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 की स्क्वायर है। और एच यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी 20 पाई हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज -2 0 0 0 एंड 0 0 देन इट इज फॉर्म ऑफ। तो अगर इसका देखा तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक रेखिक समीकरण में -2 एक्स एंड वाई की वैल्यू हो गई, एक्स एंड वाई की 0 0 हो गई, एक्स और वाई की 2 -2 हो गई, तो इस प्रकार का इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा। देखते हैं आंसर। देखो सोल्व करके देखते हैं। हम लिखते हैं अगर x ये इसको इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। -2 + 2 0 0 0 प्लस को करेंगे 0 आएगा। -2 और प्लस -2 को जब करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब x + b = 0। बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको x लिया, x + y हम क्या करते हैं 0 मानकर चलते हैं। इन दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है 0, हर बार 0 आ रहा है। तो x + y 0 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेख प्रतिनिधित्व नहीं है। देखो दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुजी सारे क्या करते हैं सांख्यिकीय आलेख है, जबकि मिलान चिन्ह है जो इसका आंसर मतलब जो है वो आलेखीय प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following is not graphical representation of statistical data? डी आंसर टैली मार्क्स हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल फ्लावर बेड आर द 5 8 एंड 11 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ए फ्लावर बेड विल बी, एरिया कितना होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 18। एक त्रिकोणीय फूलों की क्यारियों की भुजाएं 5 8 और 11 सेंटीमीटर है। त्रिकोणीय है, फूलों की क्यारियां हैं, उनका क्या इस तरह से देखो, इस तरह से त्रिकोणीय फूलों की क्यारियां हैं जिनका उन्होंने भुजाएं इतनी दी गई है। तो फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, वही फॉर्मूला लगेगा जब भी एरिया कहा जाता है ट्रायंगल का, तो ये फॉर्मूला आता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब हमने एस की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने कितना कहा है कि एस की वैल्यू यहाँ पे कितना है 12 है। तो देखो हम यहाँ पे पहले एस कैसे निकालेंगे। एस क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती है उनको सम करना होता है, डिवाइडेड बाय 2 करना। तो देखो 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 12। अब एस की वैल्यू आ गई है। अब एस से हमें क्या करना है, सारी साइड्स को माइनस करना है। -12/5 -12/8 -12/11। उसके बाद देखो जब इनको करेंगे सॉल्व तो √21 हमारा आंसर आ जाएगा। ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन अभिकथन और उसकी व्याख्या है। तो देखो क्या कहा गया, 2 समांतर रेखाएं वे होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। उसके समांतर रेखाएं 2 या 2 से अधिक रेखाएं भी हो सकती है। तो देखो जो स्टेटमेंट है दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि भाई दोनों ही कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट साथ में पढ़ लेते हैं। गैर शून्य अचर बहुपद की डिग्री 0 होती है, सही है। 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे भी बी हो जाएगा, दोनों ही सही है लेकिन कोई व्याख्या नहीं हो रही है।
19 देखो क्या कहा गया है, पैरेलल लाइन आर दोज विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही है स्टेटमेंट। पैरेलल लाइन कैन बी टू और मोर, देखो इस तरह से और भी लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन कोई व्याख्या यहाँ पे रीजन सही नहीं है, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा 19 का। 28 का देखो, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल इज 0, बिल्कुल सही है। पॉलिनोमल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमल, तो ये भी सही है लेकिन यहाँ पे क्या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आंसर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम यहाँ पे क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर द रेशियो इज 3, 5, 9, 13, फाइंड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो हमें पता है क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है वो कितना है, 360 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के 360 से डिवाइड कर देंगे, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी और उसी x से हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 9, 13 है, तो सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 3, 5, 9, 13, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो हम ये कहेंगे चतुर्भुज होता है उसके कोणों का जो सम है वो कितना होता है, 360 होता है। तो हमने लिखा 3x, 5x, 9x, 13x किसके इक्वल होगा, 360 के। टोटल क्या 30x आया 360 के, तो x की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो हम सब एंगल्स का मान निकाल सकते हैं। हमने ए बी सी माना है, तो ए कितना है 3x, तो कितना होगा 36। बी को क्या करेंगे 5x है, तो 5 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। सी 9x माना, तो 9 इंटू 12 करेंगे 108 हो जाएगा। उसी तरह डी यहाँ पे हो जाएगा 13 मतलब 156। तो बस ये याद रखना है कि इनका सम कितना होता है 360 होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दिए गए चित्र में किरण OS, देखो OS एक रेखा P के ऊपर खड़ी है, ठीक है। किरण OR और OT क्रमशः P देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ PO और SO और Q को समद्विभाजक करता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये दोनों किसको क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं। OR और OT क्या करते हैं, ये इसको समद्विभाजक करता है, ये इसको समद्विभाजक करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, P देखो P कहाँ पे है, POS का जो X ये है X, तो हमें निकालना है ROT। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ROT की वैल्यू निकालनी है, ये इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखो क्या कहा गया है, इन द गिवन फिगर रे OS इज स्टैंड ऑन द लाइन POQ, ठीक है। रे OR एंड OT इज द बाइसेक्ट द, ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट, कलर चेंज करके दिखा, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन है ये क्या करे, इसको बाइसेक्ट करे। इसी तरह ये लाइन क्या करे, इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब वो क्या करे, POS, क्या कहा जा रहा है कि जो POS है उसका एंगल है x, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, OT की, मतलब ROT की हमको वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया, हम इसे समझते हैं। POS देखो POS और SOQ ये कितना हो जाएगा 180, क्योंकि लीनियर एंगल है, दोनों क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, x दी गई है, तो हमने लिखा x प्लस SOQ कितना हो जाएगा 180। तो अब SOQ हम ये दोनों, हम इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो हम लिख देते हैं 2 मान लेते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 2, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा SOQ इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स हो गया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2SOT इक्वल किसके हो जाएगा, ये और ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एक्स के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है OT, क्या कर रहा है OT, क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है, SOT यहाँ पे क्या कहा गया, देखो ध्यान से हटाते हो इसको, SOT, ये SOT क्या है 90 माइनस एक्स बाय 2, क्योंकि पूरा कितना है x है, तो x बाय 2 कर दिया हमने, ये कितना है 90 में से x माइनस 2 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब ROT की वैल्यू क्या होगी, ROT क्या हो जाएगा यहाँ पे ROS प्लस ROS प्लस SOT, ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 90 माइनस x/2 प्लस 90, तो इन दोनों को ये कट जाएगा। तो RT क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। थोड़ा सा अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करिएगा, इसको और अच्छे से समझाकर एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन क्वेश्चन में बस यही कहा गया है कि इतनी वैल्यू दी है, यहाँ पे इन्होंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या कहें, ये हमें x की वैल्यू है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको x माइनस कर दिया, और यहाँ पे 90 माइनस हमने क्या कर दिया, इसको x 90 माइनस x/2 कर दिया। कंफ्यूज हो, अगर समझ नहीं आया तो एक कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
इसके और में क्वेश्चन दिया गया है जिसको देखते हैं पहले हम, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, ए बी सी डी एंड ई एफ, ये ई एफ आर द 3 कॉन्करेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, बिल्कुल ओ पे कॉन्करेंट हो रही है, ठीक है, मिल रही है ऑफ ओ एफ। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, ओ एफ बाइसेक्ट बी ओ डी, ये इसको बी ओ डी को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ बी ओ डी ये कितना है 35 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पे बी ओ सी इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा क्या कह रहा है, ए ओ डी इनकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। वो क्या कहा जा रहा है कि ए बी, अभी जैसे ए बी सी डी और ई एफ तीनों क्या है, समवर्ती रेखाएं हैं जो ओ बिंदु पर एक दूसरे से गुजरती है। ओ एफ, ये देखो ओ एफ जो है वो बी ओ डी का मध्यवर्ती है, या समविभाजित करते हैं, बराबर से समविभाजित मतलब कि बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। यदि बी ओ एफ, यहाँ पे क्या कहा गया है, बी ओ एफ कितना है 35 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी ओ सी की वैल्यू निकालनी है और ए ओ डी की वैल्यू, इन दोनों एंगल्स की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए किस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे, पहले एफ ओ डी, देखो एफ ओ और डी ये वाली वैल्यू, एफ ओ डी क्या है, एफ ओ डी और बी ओ डी दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये हमने इसने क्या कहा था कि ओ एफ बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट क्या करता है कि इक्वल, मतलब ये है, तो ये अगर इसको बाइसेक्ट करे तो मतलब यहाँ पे और यहाँ पे एंगल बराबर होगा, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए कितना हो जाएगा, बी ओ डी कितना हो जाएगा, ये भी 35 है, ये भी 35 हो जाएगा, तो बी ओ डी यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बी ओ डी हमारा 70 डिग्री आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, बी ओ डी और ए ओ सी, ये बी ओ डी और ए ओ सी ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, हाँ ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी हमारा 70 आ गया, ये भी हमारा 70 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, ए ओ सी, देखो उसको हटाती हूँ, अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये दोनों क्या है, वर्टिकल, ये लीनियर पेयर है, रेखीय पेयर है, ये देखो ये ऐसे बना ना, तो ये क्या है, रेखीय पेयर, तो इसका सम कितना होता है 180, तो 70 माइनस बी ओ सी कितना हो गया 180, तो बी ओ सी की, हमारे बी ओ सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर आ गई 180, बी ओ सी की वैल्यू 180 आ गई। उसके बी ओ सी यही पूछा था, सेकंड उसने ये पूछा था, तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि एकांतर कोण है, या सेम यही वाला लाइन यहाँ पे लगा दो कि ये भी क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है, ये इस तरह से दिया हुआ, देखो ये एंगल हमें यहाँ पे पता चल गया, ये कितना है टोटल है, ये है 70, ठीक है, ये उन्होंने कहा कि ये कितना है 70 है, तो ये भी कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये 70 है तो ये पूरा 180 है, तो 70 में से 180 माइनस किया, ये 110 हो गया। सेम यही पोर्शन हम यहाँ पे करेंगे, ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 180 हो गया पूरा, तो ये भी 10 हो जाएगा। या इसका एकांतरण कोण लिख दो कि ये क्या है, विपरीत कोण है ना, तो ये क्या है बराबर होंगे, तो दोनों कोई भी आप लाइन लगा सकते हो, तो दोनों में क्या हो जाएगा 110 हमारा एंगल आ जाएगा। इस तरह से आप एक बार हटा देते हो जिससे कि आप अच्छे से इसको देख सको। अब 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि एक बिंदु सी दो बिंदुओं ए व बी में इस प्रकार स्थित है कि ए सी और बी सी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ए सी इक्वल टू ए बी, चित्र बनाकर स्पष्ट करना है। 23rd क्वेश्चन देखिए, इफ अ पॉइंट सी लाइन बिटवीन द ए एंड बी, ये ए और बी है, इसके बीच में क्या कर रहा है यहाँ पे सी पॉइंट है, और ए सी और ए बी दोनों क्या है बराबर है, तो प्रूव कीजिए कि ए सी इक्वल है हाफ ए बी के, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। देखो क्या कहा हमने, ये अभी डायग्राम जैसे बनाया, ए बी के बीच में हमने सी लगा दिया। अब वो क्या कहता है, गिवन है ये ए सी इक्वल है बी सी के, ठीक है, तो ए सी को हम 2 बार लिख दें, ए सी प्लस ए सी लिख दें, या ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी लिख दें, तो क्या हो जाएगा 2AC इक्वल किसके हो जाएगा ए बी के, ठीक है, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा हाफ ए बी के, यही हमको प्रूव करना था। अब इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, राइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट, और में यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। देखो क्या कहा गया है, यदि कोई सीधी रेखा 2 सीधी रेखा पर गिरती है, यदि कोई सीधी रेखा, ये इस तरह से 2 लाइन है, उस पर एक रेखा गिरती है, तो उसकी एक तरफ की आंतरिक कोण, एक तरफ का आंतरिक कोण 2 समकोण से कम बनते हैं, और दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित काल तक बढ़ाई जाए, अगर इनको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाए तो उस समय उस तरफ मिलती है जिस तरफ दोनों कोणों का योग 2 समकोण से कम होता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार, देखो क्या कहा गया है, if a straight line falling on 2 straight line make a interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced identify meet on the side on which the sum of angle is less than 2 right angle। ये जो थ्योरम्स है ये आप रूल्स याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20 विथ
सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। 24 क्वेश्चन, प्रूव द इक्वल कोड इज ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द एट द सेंटर। देखो किस तरह से लिखेंगे, ए बी एंड सी डी। देखो ये ए बी, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी एंड सी डी क्या है, कोड हो जाएंगी। तो अब क्या कहा गया, अगर प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, ए ओ बी, ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों इक्वल है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो देखो क्या कहा गया, ए ओ और ए ओ सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, रेडियस है ना। इसी तरह ओ बी और ओ डी, यहाँ पे ओ डी आ जाएगा, ओ बी और ओ डी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी रेडियस है। अब उसमें दिया गया है कि ए बी और सी डी क्या है, ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। तो तीन चीजें हमारी यहाँ पे देखो क्लियर हो रही है। अभी तीन भुजाएं बराबर है, जब तीन भुजाएं बराबर है तो एंगल जो बनेगा वो ए ओ बी और सी ओ डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एस 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 का रूल लगेगा और तीन एंगल्स देखो, तीन साइड इक्वल हो रही है, एक ये और एक ये, तो तीन साइड इक्वल हो रही है तो साइड साइड का रूल लगेगा, कॉन्ग्रेट हो जाएंगे ये। और ये हमारा ए ओ बी और सी ओ डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या, द फॉलोइंग इज द मंथली एक्सपेंडिचर 10 फैमिलीज इज पर्टिकुलर एरियाज। ओके, यहाँ पे दिया गया द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द फॉलोइंग इंटरवल। यहाँ पे इंटरवल से हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, 25 में क्या कहा गया है, विशेष क्षेत्र के 10 परिवारों का मासिक व्यय इतने रुपए में है, निम्नलिखित वर्ग अंतराल का उपयोग करते एक बारंबार वितरण तालिका टेबल बनाना है हमको यहाँ पे। तो देखो किस तरह से टेबल बनेगा, यहाँ पे हम इस तरह से एक रफ टेबल बना देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से लेके लिखेंगे 120 तक, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे काउंट करते हैं 100 से लेके, यहाँ पे मैं बना ही देती हूँ। देखो ये 100 से लेके है 120, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। तो देखो 100 से लेके 120 के बीच में 1 ये आ जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 120 से 140 यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो एक ये आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह से 140 से 160, तो देखो अब 1 2, ये भी 2 हो जाएंगे। उसके बाद 160 से हम लिखेंगे 180, तो अब देखो अब कितना हो जाएगा, 80 तक कितने कितने हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 180 से 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, टोटल कितना हो गया देखो 3 3 6 7 8 9 10, तो 10 ही थे टोटल, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो हमें एफ एक्स और एक्स की वैल्यू निकालनी है, एटलीस्ट आप इतना कर लीजिए। इसके आगे का मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप होमवर्क में करके देखिएगा, इसको सोल्व करना कि किस तरह से इसको, और आपको बारंबार इसकी बारंबारता निकालनी है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, पूरा इसका वो करके सोल्व करके आपको करना है। तो ये एक मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया, इसके आगे को इसको अच्छे से सोल्व करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रही हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चन की ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब खंड 6 हमारा यहाँ पे शुरू हो गया। प्रत्येक अभी तक जो प्रश्न थे 2 मार्क्स के थे, अब जो प्रश्न है वो 6 मार्क्स के होने वाले हैं। देखो क्या कहा गया है, हर का परिमीयकरण कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इसका हर का परिमीयकरण करना, मतलब हर जो दिया गया नंबर उसमें हमें क्या करना है, उसमें परिमेय नंबर लेकर आना है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसे ऊपर और नीचे अपोजिट नंबर से क्या कर देते हैं हम, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 9 + 5 √5 6 √ दिया गया, तो यहाँ पे माइनस का मार्क लगा देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे माइनस का मार्क लगा के दोनों को ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब जब गुना करेंगे तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। 9 की स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर क्या हो जाएंगे सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा 9 की स्क्वायर आ जाएगा और 5 की स्क्वायर + 6 की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हम इसको जो स्क्वायर दिया गया इसको खोलते हैं तो 81 5 + 230 आ जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन सब नंबर को सॉल्व करेंगे तो 70 - 2 √30 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर सेम रहेगा। अभी भी देखो यहाँ पे आंसर क्या है, रैशनलाइज नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ लगाया, इसको ऊपर और नीचे क्या करेंगे 70 + 2 × 3 को हम फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। देखो इस तरह से हमने जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ये देखो इस नंबर को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, प्लस बस मार्क क्या कर देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, अब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 49 100 - 120, और इसको इस तरह से पूरा सोल्व करेंगे। तो पूरा सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा 4780। हालांकि ये आगे भी सोल्व होगा, लेकिन हमें कितना करना था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, तो ये हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इट्स 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू इज रिफ्लेक्स टू क्यू वाई पी। देखो क्या कहा गया है, यह दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है और यह जानकारी दी गई जानकारी के अनुसार आकृति बनानी है। देखो एक्स वाई जेड अभी हम बनाएंगे, पहले समझते हैं। यदि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी को ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्स वाई पी, देखो क्या कहा गया, एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम देखते हैं एक्स वाई और जेड और इसके अलावा जेड वाई पी, ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। जो उन्होंने इक्वेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हुए, लीनियर पेयर हुए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 180 की, जिसमें से हमें एक वैल्यू दी गई है 60, 64 हमको दिया गया है। तो हमारे पास में जेड वाई पी आ गया। जेड वाई पी कितना हो जाएगा, 116। ये हमारे पास में 116 आ गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि यो वाई वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये कितना है, 116 है ना, 116 है। तो इसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे क्योंकि बाइसेक्ट हमेशा इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 58, ठीक है। ये कितना हो गया, 58। अब देखो क्या कहा गया, ओ वाई और पी, ओ वाई पी कितना हो गया, 58 हो गया। उसके बाद में अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक्स वाई और ओ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना था, 64, ये कितना हो गया, 58। तो 122 हमारा इसका आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 122, ठीक है, 122 हो गया। ये 64 है, ये कितना हो गया यहाँ पे, 116, ठीक है। तो ध्यान से करना है, क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट उसने एक एंगल दे दिया, लीनियर पेयर बनाया हमने, उन्होंने एक एंगल दे दिया, तो हमारा दूसरा एंगल निकल जाएगा 116। अब 116 को बाइसेक्ट करने के लिए कहा है कि 116 क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 58 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखो ध्यान से बस इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है जिसको हमें सोल्व करना है। देखो क्या कहा गया है, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और ई एफ यहाँ पे क्या करता है, इस पे अभिलंब है सी डी पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या कहा गया है, जी ई और डी, ये कितना है, 126, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या क्या निकालना है इसके अंदर, देखो पहले ए जी और ई, ये एंगल हमें निकालना है। उसके बाद जी ई और एफ, जी ये वाला एंगल हमको निकालना है। थर्ड क्या कहा गया, एफ, थर्ड क्या है, एफ जी और ई, मतलब एफ, देखो एफ जी और ई, ये और ये तीन एंगल हमको यहाँ पर निकालने हैं। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व। देखो क्या कहा गया, इन द गिवन फिगर ए बी और ये दोनों क्या है, पैरेलल है और ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, जी ई और डी, ये कितना है, 126, ये इन्होंने 126 कह दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ए जी ई, देखो ए जी ई निकालना है, जी ई एफ निकालना है। उसके बाद में एफ जी ई, ये मतलब ये सारे एंगल कौन कौन से, एक बार बताती हूँ, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो किस तरह से करेंगे, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है और ये क्या हो जाएगा, इसका अभिलंब हो जाएगा। और ये जी ई और डी ए हमें 126 दिया, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या कहा जा रहा है, जी डी ई जो 126 है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी ई एफ, देखो यहाँ पे समझते जाओ, इसमें किसके इक्वल है, जी ई एफ ये और एफ ई डी इसके इक्वल है, ठीक है। देखो ये जो एंगल है ये इसके और इसके, इन दोनों के क्या है, इक्वल है। अब ये क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि क्या था हमने यहाँ पे पढ़ा, ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे जी ई एफ प्लस 90 इक्वल है 126। तो ये एंगल हमारे पास में कितना आ गया, जी ई एफ हमारे पास में आ गया 36। तो एक एंगल हमारे पास में आ गया 36 का। अब नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ए जी, देखो एक सेकंड कौन सा कह रही हूँ, ए जी और ई, ये वाला एंगल ए जी और ई, मतलब कि ये वाला एंगल है, और इसके अलावा जी ई और डी, ये देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, एकांतरण विपरीत एकांतरण अंतःकोण हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, 126, ये कितना था, 126 पहले ही दिया था उन्होंने। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, देखो ए जी और ई,
ये ए जी ई कितना है 126 है। उसके बाद में एफ जी और ये क्या हो जाएंगे, देखो लीनियर एंगल हो जाएंगे ना, रेखीय कोण हो जाएगा। तो ये कितना है 180 है, तो हमें ये पता है ये 126 है, तो हम निकाल लेंगे ये कितना हो जाएगा 54। 180 में से माइनस करेंगे तो 3 एंगल हमने पूछे थे, तीनों एंगल हमने यहाँ पे निकाल दिया। आसान है, बस थोड़ा सा समझ के करना है। कहीं पे एकांतरण कोण लगेगा, कहीं पे रेखीय कोण लगेगा, बस आपको ढूंढना है कि कहाँ पे क्या एंगल लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28। साइड अ ट्रायंगुलर प्लॉट इज रेशियो 357 3 5 एंड 7। द पैरामीटर 300 मीटर, पैरामीटर 300 मीटर दिया है, तो हमें उसका एरिया निकालना है। तो आइए, 2-3 बार पहले क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 3, 5, 7 अनुपात में है, इसका परिमाप 300 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x 5x 7x, क्योंकि परिमाप क्या है, भुजाओं का तो योग ही होता है ना, तो ये परिमाप कितना है 300, ये गिवन है, तो 15x किसके इक्वल आया, 300 के x इक्वल कितना हुआ 20 के। अब हम वैल्यू निकालते हैं, ये कितना होगा 60, भुजा 60 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। अब सेमी पैरामीटर निकालना है हमको, अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, x इक्वल किसके होता है, जितना भी सम होता है परिमाप होता है उसका आधा हो जाएगा, तो 150 हमारा यहाँ पे परिमाप आ जाएगा। अब a कितना है 60, b कितना है 100, c कितना हो गया 140। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे जैसे कि पहले हमने किया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 15√3 हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में फॉर्मूले में जो वैल्यू है उसको ध्यान से पुट करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक पार्क में खेलने वाले आयु वर्ग के बच्चों की संख्या, एक यादृच्छिक सर्वेक्षण किया गया कि 1 से 2 5 है, 2 से 3 3 है, 3 से 5 6 है। और अब क्या करना है, उपयुक्त आंकड़ों को दिखाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। अ रैंडम सर्वे ऑफ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग अ पार्क वाज फाउंड एज, यहाँ पे मिलेगा इसे ड्रॉ अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट डाटा फॉलोइंग। देखो इसको हम सीधा ग्राफ पे बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे सीधा ही बनाते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका भी है एक। सबसे पहले देखो 1 to 5 कितना है 5 ईयर, 2 से 3 कितना है 3 ईयर। अब 5 to 7 मतलब 2 है ना, 3 से 4, 4 से 5, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 7 भी कितना है 2 ईयर है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 7 से 10 8 9 10 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से 10 से 15 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। एकदम इजी तरीका बता रही हूँ आपको कि ऐसा तरीका आप कम से कम ना भूलो। इसमें हो सकता है कुछ एक आधा थोड़ा बहुत नंबर कट जाए आपके, लेकिन एग्जैक्ट आपको क्या मिलेंगे नंबर, ऐसा नहीं, अगर 3 नंबर का तो 2.5 नंबर या 2 नंबर तो पक्का मिल जाएगा। और ये कितना है 15 से 17, तो कितने साल है बीच में 16 17, तो 2 से डिवाइड, जितना भी बीच में ईयर होता है उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद जो नंबर आएगा उसको आपको क्या करना है, ग्राफ पर बनाना है। तो देखो यहीं पे हम बनाते हैं, देखो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया ईयर एज ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हम ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 1 से 2 के बीच में, 1 और 1 हो गया, 2 हो गया, थोड़ा सा ना 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, आगे का बनेगा नहीं, लेकिन हम आगे का बना लेना, मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। पहले 1 से 2, तो 1 से 2 हम 1 से शुरू करते हैं यहाँ पे ना, 1 सेकेंड, देखो सब 0 से 1 नहीं शुरू करते, या हम चलो 1 से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 2 के बीच में कितना है 5 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है, ये 1 ही मानो, ये क्या होगा 5 पे। उसके बाद 2 से 3 में कितना है 3, तो हमने ये 3 पे बना दिया। उसके बाद है देखो 3 से 5, तो 3 से 5 हम इकट्ठा ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कितना है 6, तो 6 को हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 साल बीच में, तो 3, तो यहाँ पे 3 पर हम ग्राफ बना देंगे। 3 से 5 में हमने क्या किया 3 पर ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ में बनाना आपको। उसके बाद 5 से 7 कितना है 12, तो यहाँ पे ईयर कितने हो गए 3, देखो 5 है ना, 6 7 2 ही है, अभी 2 ही है, तो हम यहाँ पे कितना आ गया 6 6 और 7 और 2, तो अब हम यहाँ पे 6 ले जाएंगे, किससे 5 से लेके 7 तक, अब हम यहाँ 6 पर ले जाएंगे इस ग्राफ को। ये देखो, और नंबर भी देखो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ जितने नंबर के बीच का ग्राफ है, ये 6 से 7 तक का ग्राफ है। उसके बाद 7 से 10, यहाँ पे 10 मान लो, ठीक है, 7 से 10 है 9, तो कितना ईयर है बीच में 8 9 10, 3 है ना, तो 3 से डिवाइड किया, कितना आया 3, तो अब यहाँ पे 3 पे वापस, ये देखो ये हो जाएगा 7 से 10 तक। ठीक है, ग्राफ के अंदर तो हर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को करके करना है, तो ये एकदम आसान तरीका है और इसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप करें, पूरी कैलकुलेशन जो होती है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एक पूरी टेबल बनानी पड़ती है। इसमें सीधा जितने ईयर दिए गए हों उतने नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में एक इक्वल रेशियो आ जाएगा, और उससे आपको क्या करना है, और उतने ही नंबर से 3 और 4, देखो मैंने 2 यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं 8 9 10, और यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे 1 1 ईयर का था तो 1 1 लिया गैप में, चाहो तो एक लाइन लगा दो गैप कितना है बीच में उसके अकॉर्डिंग ना। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राइट 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 2x प्लस वाई इक्वल 7। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित समीकरण को प्रत्येक के लिए 3 हल निकालिए 2x प्लस वाई इक्वल 7। देखो किस तरह से करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल 7। तो पहले में हम x की वैल्यू कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। जब x की वैल्यू लेंगे 0 तो y कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे पहली वैल्यू कितना आएगी, x कितना है 0, y कितना है 7। सेकंड में x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो 2x, देखो क्या कहा गया है, इसको हटाती हूँ, 2x 2 मल्टीप्लाई 1 y प्लस 7। तो यहाँ पे y यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाए तो कितना आएगा 1 और 5। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7। थर्ड में देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि 2x है ना, और y इक्वल कितना होगा 7। तो y यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 2 3, ये x है ये y है, x यहाँ पे 2 है, y यहाँ पर 3 है। तो 3 वैल्यूज निकालनी थी, इस तरह से मैं सॉल्व कर दिया इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर को करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब 3 नंबर दिए जाते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर है, तो इसका क्या आता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2xz। इसी तरह से x माइनस वाई माइनस जेड की होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला है इसमें। ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो याद करने पड़ेंगे, x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz लिख दो, या xz भी लिख सकते हो, zx भी लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो ये वाले जितने भी निशान है ये उल्टे हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो हम देखो करते हैं, यहाँ पे हमने किया, ये x यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसको हटाते हैं, ये x माइनस का हो गया, ये y भी माइनस का हो गया, ये z भी माइनस का हो गया। ये माइनस का था इसलिए 2xy प्लस का हो गया, ये 2yz प्लस का था इसलिए 2yz माइनस का हो गया, ये 2xz या zx क्या माइनस का था इसलिए प्लस का हो गया। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट देते हैं। देखो ये इससे कट गया, ये प्लस माइनस इससे कट गया, ये इससे कट गया और 2y इससे कट गया। तो हमारे पास में क्या बचा, 4xy प्लस का और 4xz ये भी प्लस का। तो दोनों 4x प्लस 4xz हमारा यहाँ पे xz हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा गया है x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 49। x माइनस वाई इक्वल 3 है, तो x की 3 माइनस वाई की 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन देखो क्या है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर 49, x माइनस वाई 3, x माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू निकालनी है, का मान निकालिए। देखो किस तरह से करेंगे, x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर 49 है, x माइनस वाई कितना है 3 है। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर कितना होता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो अब देखो क्या कहा जा रहा है, x की यहाँ पे क्या कहा गया, x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर हमें कितना दिया गया है, 49 दिया गया है माइनस 2xy। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, x माइनस वाई की स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 49 माइनस 2xy। ठीक है, अब x माइनस वाई की स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 3x माइनस वाई दिया है ना, तो ये हो गया 3 की स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पे 49 माइनस 2xy। थोड़ा सा देखो जो आपके फॉर्मूलाज हैं उनको थोड़ा सा बस रिवाइज करके जाना है, उसमें से आपको समझ में आएगा। एक बार फिर समझाती हूँ, देखो क्या कहा गया है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 49। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर में क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा x माइनस वाई की स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 49 प्लस 2xy के, तो 3x 49 माइनस 2xy यहाँ पे हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा, देखो x माइनस वाई की होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वो गलती से लिखा गया तभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। x माइनस वाई की होल स्क्वायर क्या होता है, x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर 2xy। ये देखो इसी फॉर्म में बस वैल्यू पुट करनी है हमको। तो x माइनस वाई की स्क्वायर क्या है, यहाँ पे दिया गया है तो 3 की स्क्वायर हो गया, x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर कितना है 49 है, 2xy अभी हमने यूं ही लिख दिया। अब देखो क्या होगा 9, अब 49 माइनस 2xy। ठीक है, ये हमारे पास में आया। अब 2xy को हमने इधर लिख लिया और 49 को उधर ले गए, तो xy की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 40, क्योंकि 2 था तो 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया हमारा। एक बार समझ गए होगे मैंने क्या कहा है, एक बार देखो समझ में ज़रूरी आना है। x माइनस वाई की स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है, इसका आंसर क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy।
ठीक है। एक्स वाई की हमें दिया है, एक्स माइनस वाई कितना है 3 है, तो हमने 3 की स्क्वायर कर दिया। एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर हमें 49 दिया है और 2x हमने लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसको हमने सोल्व किया, देखो सोल्व किया तो 2x प्लस 49 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, तो एक्स वाई कितना हो गया 40, एक्स वाई 2xy कितना हुआ 40 हुआ, तो एक्स वाई कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमारे पास में 3 टर्म आ गए। 3 टर्म देखो कौन कौन सी आई है हमारे पास में, एक्स वाई आ गया है 20, एक्स माइनस वाई कितना है 3 और एक्स की स्क्वायर माइनस 2y हमारे पास कितना है 49। अब सेकंड उन्होंने पूछा था कि एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब की वैल्यू पूछी थी, तो इसके ये फॉर्मूला है, इसका क्या इक्वेशन होती है एक्स माइनस वाई, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो एक्स माइनस वाई हमें 3 दिया गया है, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर 49 होता है और एक्स वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली 20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 207 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब हम सेक्शन करते हैं, यहाँ पर हमारा ये सेक्शन खत्म हो गया है। अब सेक्शन ड या डी स्टार्ट हो गया, जिसमें जो 5 प्रश्न है और जो है 5 अंकों के 4 प्रश्न है, मतलब 4 प्रश्न है लेकिन 5-5 अंकों के हैं। तो देखो क्या कहा गया है, यदि a इक्वल किसके है -√7 -√6 और b की वैल्यू ये दी गई है, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस ab का मान निकालिए। यदि इफ a की वैल्यू ये है देन b की वैल्यू ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस ab। देखो पहले हमें जो वैल्यू निकालनी है उसका हम आंसर निकाल लेते हैं। तो हमें क्या निकालनी थी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ पे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर का क्या बन जाएगा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab। तो यहाँ पे क्या बन गया ab a प्लस b की स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस b की स्क्वायर और माइनस ab। हमारा यहाँ पे मतलब हमें पहले आंसर किसका निकालना है a प्लस b की स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर हम करते हैं सॉल्व इसको, तो देखो हमें वही जो पहले फॉर्मूला लिया था, ये क्या है a, ये क्या है b, तो हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर लिख दिया, ये a है ये b की होल स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिखा है ab, 2a हमारा यहाँ पे था ab, तो ab की वैल्यू ये a है ये b है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा, क्योंकि देखो एक प्लस का नंबर है एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर एक माइनस का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इसकी होल स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगी, तो हम यहाँ पे देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो क्या होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास में जो आंसर आया वो कितना आया 26/1 की स्क्वायर -1, तो 761 की स्क्वायर आ जाएगा, -1 करेंगे तो 7675 ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना है क्वेश्चन, फॉर्मूले बस जो वैल्यू है वो पुट करते जाओ, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो थोड़ा सा देख लो। एक बार इस तरह से कर लेते हो जिससे कि पूरा आंसर इकट्ठा हो जाए, सॉल्व करना आसान हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्या कहा गया है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पर क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, ये बी है ये सी है। ठीक है, थ्रू आउट 2 लाइन सेगमेंट ए बी और डी, ए बी डी और पी बी क्यू। एक सेकेंड, देखो क्या कहा गया है, 2 लाइन सेगमेंट है पी ए, देखो ए बी और डी ये लाइन सेगमेंट, और एक पी बी और क्यू ये 2 लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट है एक ये लाइन सेगमेंट है, आर ड्रॉन इन द इंटरसेक्ट ए डी, ए और डी को क्या करता है और पी क्यू को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ए सी पी इक्वल है सी क्यू सी डी के। देखो क्या कहा गया है, दो बिंदुओं बी सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बी सी पर 2 वृत्त क्या है बी और सी पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, बी से होकर रेखाखंड ए बी डी, देखो ए डी बी यहाँ से लेते हैं, देखो कौन सा है ए बी डी एक लाइन बन रही है और पी बी क्यू ये एक लाइन बन रही है। ठीक है, जो क्रमशः ए डी, देखो ए डी कहाँ पे ए डी और पी क्यू को प्रतिच्छेद के लिए खींचे गए हैं, मतलब ये किसको क्या कर रहे हैं बीच में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बी पे कट रहे हैं। ठीक है, बी से होकर जाते हैं, सिद्ध कीजिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए सी और पी, ए सी पी और क्यू सी और डी ये दोनों कोण क्या है इक्वल है, ये हमें सिद्ध करना है। आई होप समझे, ये दोनों कोण जो है वो इक्वल है, उसके बारे में बताना है। तो देखो क्या कहा गया, कोड एपी और डी क्यू आर क्या है ज्वाइंट किए गए हैं, कोड एपी पीबीसी और एसीआर सेम सेगमेंट, वो क्या है सेम ही सेगमेंट पे आ रहे थे ना इस तरह से। तो कोड अब डी क्यू में देखो क्या कहा गया, अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा। अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ये दोनों क्या है इसकी कोड हो गई ना,
ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एंगल क्या करना है, इसके बराबर करना है। तो पहले ये एंगल क्या है, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। देखो अब किस तरह से लिखेंगे हम इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, ए पी जो कोड लिया गया था उसके अंदर पी बी ए इक्वल किसके है, ए सी पी के, अभी हमने देखा। इसी तरह टी क्यू डी क्यू जो कोड है उसके अंदर डी बी क्यू और क्यू सी डी दोनों क्या है, सेम सेगमेंट पर है, इसलिए क्या है, इक्वल हो जाएंगे। अब ए बी डी और पी बी क्यू सम विभाजक होता है बी पॉइंट पर, हमने देखा था कि बी पर क्या हो रहे हैं, सम विभाजक हो रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एकांतरण कोण हो जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा समझ के करना है इस क्वेश्चन को, एकांतरण विपरीत कोण लिखना होगा। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया, सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर उसके द्वारा बनाए गए कोण का दुगना होता है। एक चाप द्वारा बनाया गया कोण वृत्त, एक चाप, जैसे कि ये देखो, एक चाप द्वारा बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी एक बिंदु पर द्वारा बनाए गए कोण का दुगना होता है। देखो इसकी ओर में दिया गया, प्रूव दैट द एंगल सबटेंड बाय अ आर्क एट द सेंटर is double of the angle is subtended by the any point of the remaining part of the circle। देखो इस तरह से करना है, प्रूफ क्या करना है, टू, देखो पी ओ क्यू इक्वल किसके होगा, डबल होगा टू ए पी से, मतलब इससे क्या है, ये वाला एंगल क्या है, इससे डबल है। इस चीज़ को प्रूव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, ऐसे दे दिया जाता है, ये तो ये दे दिया था कि ये क्या है, इसके डबल है, इसके बारे में पूछना है पी ओ के उससे। तो देखो क्या है, फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं त्रिज्या लेते हैं। देखो त्रिज्या क्या है, पी ओ और ओ ए दोनों क्या है, त्रिज्या है, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ए पी ओ में, किसमें, देखो ए पी और ओ में हम ये बात कर रहे हैं। देखो क्या है, ए ओ और ओ पी, ये दोनों ए ओ और ओ पी ये दोनों क्या है, इसकी त्रिज्या होगी, इसलिए बराबर है। उसके बाद में क्या कहा गया, ओ, देखो ओ पी और ए, ओ पी ए और ओ ए एंड पी, देखो ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल है उसके सम के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा बी ओ पी इक्वल किसके है, ए ओ पी और ओ पी। ये देखिए, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हम डाउटफुल नहीं रहते। देखो ये इसको आगे तक बढ़ाया गया और ये बी है, तो क्या कह रहे हैं कि बी ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए पी के प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी ए, ये दोनों। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो यहाँ पे देखो समझो क्या कहा जा रहा है, ये वाला जो एंगल है इन दोनों के, क्योंकि हमें पता है कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये कोण इस दोनों कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ओ पी किसके इक्वल आ जाएगा, टू ए ओ पी के इक्वल हो जाएगा। सेकंड हमारी ये होगी। थर्ड में क्या कहा है, ओ ए इक्वल क्या है, क्यू ए के, तो ओ जो ओ ए है यहाँ पे देखो ये क्या कहा गया है, ओ ए ये इक्वल किसके है, क्यू ओ के, इसके एक सेकेंड, इसके इक्वल है क्यू ए के, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो क्यू ओ ए और ओ ए इज ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सिमिलरिटी जैसे कि पहले हमने सिमिलर किया था वैसे यूजिंग 3 को सिमिलर करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में फाइनल जब आप देखोगे सब इक्वेशंस का सम निकाल कर देखोगे तो पी ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, टू ए पी ए क्यू के। तो इस तरह से ध्यान से इसको सॉल्व करना है, थोड़ी इक्वेशंस देख लो अच्छे से और इसको अच्छे से आपको इस तरह से सॉल्व करना है, एक पॉइंट को लिखना है 1 2 3 4 क्या है, और उसी से हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर निकलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है उसे देखते हैं। राहुल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट ऑन हिज बर्थडे, ही गेव 5 चॉकलेट टू ईच चाइल्ड, तो चिल्ड्रंस को कितनी दी है 5, एंड 20 चॉकलेट्स टू अडल्ट्स को कितनी दी है 20। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट रिप्रेजेंटेड एक्स, तो बच्चों को कितनी दी उसने 5x दी है और अडल्ट को कितनी दी है 20। ठीक है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इस क्या है y, तो 20y हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा 5x प्लस 20 के। राइट द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इफ द डिस्ट्रीब्यूट 145 चॉकलेट इन टोटल द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। देखो क्या हो जाएगा,
राहुल ने अपने जन्मदिन पर चॉकलेट बांटी, प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट और वयस्कों को 20 चॉकलेट दी। यदि चॉकलेट की संख्या को x द्वारा दर्शाया गया और कुल वितरित को y द्वारा दर्शाया गया तो एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। यदि उसने कुछ 145 चॉकलेट वितरण की है तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले बच्चों की संख्या हमने क्या मानी, x मानी, ठीक है। चॉकलेट्स की संख्या x मानी, चॉकलेट कितनी थी 5, तो 5x यहाँ पे हो जाएगा। और कुल वयस्क कितना है y, तो फर्स्ट वेरिएबल क्या बन जाएगा, y इक्वल किसके हो जाएगा 5x + 20 के। अब वो कह रहा है कि टोटल चॉकलेट कितनी बांटी गई है 145, तो 5x + 20 किसके इक्वल हो जाएगा 145 के। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो टोटल जो चॉकलेट्स है वो कितने बच्चों में बांटी गई है 25 बच्चों में बांटी गई है। 25 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान था ये क्वेश्चन। अब इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है 3y इक्वल है 8x के, तो ax + by + c के रूप में इसको लिखना है फर्स्ट। तो abc का मान और 2 हल भी ज्ञात करने हैं, abc का मान निकाल कर 2 हल ज्ञात करने हैं। और समीकरण में आप कितने हल ज्ञात कर सकते हैं, 3-4 बातें बतानी है इसके अंदर। तो आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। Write 3y = 8y in the form of ax by = c. Also find the value of a, b, c and 2 solution of the equation. How many solutions will you can find out? देखो सबसे पहले 3y इक्वल है 8x के, हमें इसको ax + by + c की वैल्यू में लिखना है। तो हम लिखेंगे 8x, हमने क्या किया, हमने ये इधर ले जाएंगे और इक्वल 0 कर देंगे। तो 8x - 3y इक्वल हो गया 0 के। तो अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो सिर्फ हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया, इसको x की तरफ x लिख दिया, y की तरफ y लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे प्लस में है दोनों नंबर, इसलिए इक्वल के दूसरी तरफ ले जाके हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। c की वैल्यू यहाँ कुछ है ही नहीं, इसलिए c 0 है। फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड, हमें अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3 / 8 = y, ये हो जाएगी x की वैल्यू। अब हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3, उल्टा हो जाएगा ना। अगर y की वैल्यू 2 लेते हैं तब क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर x हम लेते हैं, x यहाँ पे लिया, x की वैल्यू 2 लेते हैं अगर हम ना, एक सेकेंड, y की वैल्यू 2 लेते हैं। अच्छा नहीं, उसने कहा अलग अलग वेरिएबल निकाला, तो y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो x इक्वल किसके हो जाएगा 3/8 × 2, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, y यहाँ पे कितना हो गया था 8/3, ये अलग अलग वैल्यू। और लास्ट में पूछा गया था हम कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, अनंत, इन्फिनिटी, मतलब हम बहुत सारी जितने मर्जी x y की वैल्यू लेते जाओ, बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आसान है। फर्स्ट क्या किया है, देखो यहाँ पे नंबर है ना, इसे इसकी फॉर्म में लिखना था, तो हमने क्या किया 8x - 3y + 0 करके आप भी कर सकते हैं। प्लस c की वैल्यू क्या है 0, इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे ये पहला आंसर आ गया होगा समझ में आपको कि किस तरह से किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, x और y का इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकाल लेना। तो आसान है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, देखिए कंपेनिंग रिगार्डिंग गर्ल्स एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. स्टूडेंट मेड x - 5 रो एंड 3x - 4 कॉलम ऑफ द रैली. राइट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल. अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दोनों ही आज सैम्पल पेपर 1 बनाए हैं, जल्दी सैम्पल पेपर 2 भी बना दूंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। 35th क्वेश्चन देखिए, कक्षा 9 के विद्यार्थियों द्वारा बालिका की शिक्षा को लेकर अभियान चलाया गया है। छात्रों ने रैली में 5x पंक्तियां और 3x - 4 स्तंभ बनाए हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या को बहुपद के रूप में लिखिए। आप मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, उससे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में आंसर्स मिल जाएंगे, या यूँ कहें आपको इसका पीडीएफ का जो पिक्चर्स है, एक शॉर्ट्स वीडियो जिसमें सिर्फ आंसर्स होंगे, वो मिल जाएंगे, जिससे कि क्या होगा आपको शॉर्ट में आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब कभी रिवीजन करनी हो तो फटाफट वो देखा, जिससे कि क्या हो जाएगा फटाफट रिवीजन हो जाएगी। सारे आंसर्स अभी वहाँ पे मैं अभी स्टार्ट ही की है मैंने ये आईडी, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। तो आईडी का नाम है स्मार्ट स्टडी 10, या आप इस तरह से लिख सकते हैं SMAR_TSTUDY10। तो इसको आप फॉलो कीजिए। अभी सर्कुलर डाल रही हूँ, उस पर कोई भी सर्कुलर आएगा वो आपको बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट में मिल जाएगा।
या इसके अलावा ये जो आंसर्स की आएंगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट में आंसर आपको सैम्पल पेपर के हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे, तो ज़रूर उसको फॉलो अप कर लीजिएगा। अब इसका आंसर देखते हैं, देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। पंक्तियाँ कितनी दी गई, x-5, स्तंभ कितना दिया गया, 3x+4। तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो कितना है, x+x-5, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3x-4। तो हम क्या करेंगे, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को 3x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x², 4x। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -15x, और ये क्या होगा, क्योंकि बाहर माइनस तो प्लस हो जाएगा 40। तो हमें वेरिएबल ही दिखाना था, तो 3x² -90x+20 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर, जिसमें क्या एक पैराग्राफ दिया है और उसी से रिलेटेड केस स्टडी। जो क्वेश्चन है 36 यहाँ पे ये क्वेश्चन है, उसके बाद 37 क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आप मुझे इनके सॉल्यूशन करके दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा सॉल्यूशन करके, जिससे कि मैं आपके नाम के जो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो सभी इकट्ठे कमेंट में करके दे दीजिएगा, जिससे कि आपके नाम के साथ मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अगर नहीं जितने क्वेश्चन हो पाते हैं ठीक है, अदरवाइज लास्ट में मैं इनकी वीडियो बना दूंगी। तो अभी आपका ये होमवर्क है कि 36, 37 और 38 आप खुद सॉल्व करके कमेंट में आंसर करिएगा, जिससे कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ और आपका नाम उसमें मेंशन हो कि आपके कौन से स्कूल से हो, कौन से आप कहाँ से मतलब कौन से स्कूल से हो, मतलब आपको पता चले और आपका नाम उसमें लिखा हुआ हो। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अच्छे से आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।